अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है एक्सरसाइज 9.2। इसका पहला क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। कंसीडर अ डाटा सेट मंथली सेल्स फिगर्स। ये हमारे पास जो डाटा होगा इसमें क्या चीजें हैं? ये मंथली सेल्स हैं, किसी भी आइटम की हो सकती है। अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल p into x is equal to x cube plus 2x square plus x minus 3 is fitted to this data। ये एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन बनाया गया है। इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑब्जर्व्ड सेल्स इन फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट्स देन फाइंड परसेंटेज एरर। देखिए, ये सारी टर्म्स आपके लिए नए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पहले थ्योरी ना देखें आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करें। तो आए हम थ्योरी में पहले देखते हैं ये रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, एरर क्या होता है, फिर हम वापस आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिग्रेशन एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि ये आप रियल लाइफ में एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, आप कहते हैं ना मैथ कहाँ पे अप्लाई होती है, तो उसके आंसर में ये हर एक्सरसाइज में तकरीबन क्वेश्चन आ गए। तो रिग्रेशन एनालिसिस पहले देखते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस का ये क्या होता है, आपने स्टार्ट में पढ़ा है कि आप कोई डाटा कलेक्ट करते हो, उसको फिर एनालाइज करते हो और फिर डिफरेंट रिजल्ट के लिए यूज करते हो। तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं स्टैटिस। आपने स्टार्ट में देखा होगा मीन मॉड मीडियन में, ठीक है। टू मॉडल अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखें, आपने ये फंक्शन का नोटेशन भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वहां पे ये दो वेरिएबल थे, कुछ इस तरह सीन इधर है। ये y डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू जैसे 2x है, x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x इंडिपेंडेंट। इसी तरह का ही इधर रिलेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल का आप लोगों को पता होगा कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर्स जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं, यानी वेरिएबल की पावर में ना तो कोई फ्रैक्शन आए और ना कोई नेगेटिव पावर आए, तो उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, तो इसको डिफाइन किया गया है। इट इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, where relationship between independent and dependent variable is modeled as nth degree, ठीक है। nth डिग्री का मतलब है ये इसी की एक्सटेंशन है रिग्रेशन एनालिसिस की, ठीक है। nth डिग्री का मतलब है यहाँ पे अगर n आप 2 रखेंगे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगी, n 3 रखेंगे थर्ड डिग्री बन जाएगी, ठीक है। इट इज यूज, अब ये यूज कब होगी, इट इज यूज्ड व्हेन डाटा शोज कर्व नॉन लीनियर, यानी ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है, नॉन लीनियर होगा। अगर कम से कम डिग्री 2 होगी वहां पे ये, क्योंकि वो डेटा की जो शेप है वो कर्व्ड होती है, तो उसको एक स्मूथ वे में ये बयान करने का एक तरीका होता है हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। बट वी स्टिल वांट टू फिट अ स्मूथ कंटिन्यूस। वही बता रहा है कि ये आपके पास कर्व डाटा होगा, लेकिन फिर भी हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन से उसको स्मूथ और कंटिन्यूस फंक्शन की तरह बना सकते हैं। फैक्टर थ्योरम इज स्टिल, आप एक यूज बता रहे हैं फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, एक्चुअली आप एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं, एक डिग्री कम हो जाती है, फिर एक डिग्री कम हो जाती है। और रिमाइंडर थ्योरम आपको हेल्प करता है इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल्स एट गिवन पॉइंट, ठीक है। आपने किसी पॉइंट पे डिवीजन परफॉर्म करनी है, तो उस पॉइंट पे आके किसी भी पॉइंट पे ये उसकी वैल्यू फाइंड करके दे देता है आपको। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल सिग्नल्स, बल्कि ये हम बाद में आते हैं जब इसका क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल आप आ जाएं ये एरर्स, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था उसमें ये फार्मूला यूज होना है। तो एरर क्या होता है, ठीक है। देखें, कुछ एक्सपेक्ट आपने की होती है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आप लेट से कहते हैं कोई आइटम है आपकी वो 200 सेल्स हो जाती हैं, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन से वो आइटम ज्यादा सेल हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर बीच में कोई एरर आएगा ना, जो डिफरेंस होगा, आपने कोई और एक्सपेक्टेशन की हुई है लेकिन सेल्स कुछ और हो रही है, तो वो जो बीच में एरर आएगा वो एरर निकालने का फार्मूला है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब ये ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होती है, हम इनको देख लेते हैं।
प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास लिखा हुआ है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज इज द वैल्यू दैट वाज एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड, जो हमने एक्सपेक्ट करी थी या हमने एस्टिमेट किया था वो होती है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू को देखेंगे, ये एक्चुअल वैल्यू होती है दैट वाज मेजर्ड और रिकॉर्डेड, जो आपने मेजर करी है या रिकॉर्ड करके देखी है इसको, ठीक है। अब यही एरर अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूं तो वो कुछ हमारे पास इसका फार्मूला यूं बनेगा कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर बाय ऑब्जर्व वैल्यू। एब्सोल्यूट में लिखना है क्योंकि नेगेटिव आंसर आ सकता है, लेकिन एरर जो है हम ये तो नहीं कह सकते कि -5% एरर है, ठीक है। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जस्ट आपको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देगा और मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में लाने के लिए आप 100 से डिवाइड करवाते हैं। और यहाँ पे फिर बताया हुआ प्रेडिक्टेड वैल्यू, वो तो मैंने पहले बता दिया है कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है, और एब्सोल्यूट इसलिए बताया ताकि वो एरर जो है पॉजिटिव आ जाए। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली हुई है। इसमें अगर आप इसी डाटा में देखेंगे तो ये जो अच्छा ये हमारे पास क्या है, एक मॉडल दिया हुआ है, ये वाला रिग्रेशन मॉडल है, डिग्री 3 है ना इसमें, एन मॉडल का होता है हमारे पास, एन डिग्री का होता है ये रिग्रेशन मॉडल, तो ये डिग्री 3 हमारे पास। और फर्दर हमें बताया हुआ है कि ये जो 240 यूनिट्स हैं ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 240, और साथ साथ हमें ये एक मॉडल दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया, ठीक है। और अब हमने ये देखें ऑब्जर्व वैल्यू हमें दी हुई है, हमने फाइंड करना है एक्चुअली परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला मैं आपको फिर बताऊं तो ये लिखा हुआ हमारे पास, एरर बाय ऑब्जर्व वैल्यू। एरर निकालने के लिए मैंने अभी देखा था कि उसका फार्मूला होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसलिए मुझे पहले वो दो वैल्यूज लेके आनी पड़ेंगी। एक वैल्यू उसने बताई हुई है ऑब्जर्व वैल्यू, और प्रेडिक्टेड वैल्यू को मैं खुद निकाल लेता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 5th मंथ में उसकी कैलकुलेशन देखनी है, तो ये देखिए हम क्या पुट कर देंगे, इसी जो मॉडल जो है इसमें 5 वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह, ये रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। एक्स में अगर 5 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 5x का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 into 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 वाला। 5 का जो क्यूब होता है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे 125, और इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 50, 50 को जब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई आप करवाते हैं 50, और ये 5 - 3 करेंगे तो आ जाएगा 2, और इन तीनों को ऐड करते हैं 177। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेडिक्टेड वैल्यू। एरर का फार्मूला होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू जो दी हुई है आपके क्वेश्चन में वो 240 यूनिट्स है, और ऑन द अदर हैंड जो हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करी है वो 177, अगर दोनों का डिफरेंस देते हैं तो ये आ गया 63। अब ये एरर क्यों निकाला है, क्योंकि ये जो परसेंटेज एरर का फार्मूला है वो एरर बाय ऑब्जर्व वैल्यू, तो एरर निकालना पड़ेगा। ऑब्जर्व वैल्यू ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, वो एरर हमारे पास 63 है या 240। जब 63 को 240 पे डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 0.2625। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एब्सोल्यूट वैसे ही हट जाएगा, नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव करके हट जाता। 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 डिजिट ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 26.25%। तो ये हमारे पास एक्चुअली परसेंटेज आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, अ रिटेलर कंपनी हैज डेवलप्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। अगर वो रिग्रेशन मॉडल क्योंकि डिमांड है तो डी से रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शन बनाएगा डी से इनटू डब्ल्यू, और डब्ल्यू यहाँ पे एक्चुअली वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या मॉडल डिजाइन किया गया है, W³ - 2W² + 5W - 4। आगे बता भी रहा है ये नोटेशन, वे D into W रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड। DW किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी जितनी डिमांड की प्रेडिक्शन हुई है उसको, एंड W इज द वीक नंबर। W क्या है, नंबर ऑफ वीक है, यानी अगर W2 रखेंगे तो सेकंड वीक की ये हो जाएगी डिमांड, 3 रखेंगे थर्ड की। कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट फॉर थर्ड वीक इफ ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट्स। देखें ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व डिमांड आई है, कैलकुलेट प्रेडिक्शन एरर। अब इस क्वेश्चन में हम जस्ट एरर कैलकुलेट करेंगे, ना कि परसेंटेज एरर। एरर का फार्मूला स्ट्रेट है, ऑब्जर्व वैल्यू को प्रेडिक्शन वैल्यू जो है उससे माइनस करवा देते हैं। तो आए इसका डाटा निकालते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास ये है 22, देन हमारे पास ये एक मॉडल दिया गया है D into W is equal to W³ - 2W² + 5W - 4।
अब प्रेडिक्शन वैल्यू हमने निकालनी, क्योंकि एरर के लिए दोनों वैल्यूज का होना जरूरी है, तो उसके लिए मैं W को 3 पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है इस क्वेश्चन में वो थर्ड वीक के लिए, और W रिप्रेजेंट करता है वीक को, तो मैं 3 वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड वीक प्रेडिक्शन के लिए मैं W3 पुट करूंगा, तो ये इधर इसमें पुट करना है, ये जो आपका रिग्रेशन मॉडल है, D/3, इधर भी W की जगह 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, और 5 3 15 माइनस 4 एज इट इज, तीनों को ऐड करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू। एरर का हमें पता है, ये ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है। ऑब्जर्व हमारे पास 22 थी और प्रेडिक्टेड हमारे पास 20 थी, तो ये एरर आ गया हमारे पास ट्रू, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, a digital signal processing system has a transfer function with the numerator being to z is equal to z square minus z minus 2, use factor theorem to find zero of system। देखें, हमें कोई सिग्नल ये प्रोसेसिंग का, डिजिटल प्रोसेसिंग का कोई पता नहीं है, और ये जीरो सिस्टम की क्या होती है ये कोई पता नहीं है, तो आए अब इसकी भी थ्योरी देखते आते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पहले देखते हैं ये क्या होता है हमारे पास, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये DSP से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स। कहाँ यूज होता है? नंबर 1 कंप्यूटर्स में यूज होता है, या फिर डिजिटल डिवाइसेस में यूज होता है। ठीक है, टू एनालाइज, ये एनालाइज करने के लिए, ये रिजल्ट निकालने के लिए, नंबर 1 आप चेंज कर सकते हो या इंप्रूव कर सकते हो सिग्नल्स लाइक साउंड, इमेजेस और सेंसर डाटा। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये डेली लाइफ में कई एग्जांपल देख सकते हैं। आपकी एक पिक्चर होती है, उस पर एडिटिंग करके कितनी खूबसूरत बना लेते हैं। आपके मोबाइल का जो माइक है वो आवाज अच्छी नहीं होती, आपने कोई सुरा रिकॉर्ड करनी है तो उसको मतलब इस तरह एडिट करके उसको और खूबसूरत बना लेते हैं। तो इस तरह ये सारा कैसे पॉसिबल होता है? ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से ये पॉसिबल होता है। इसके लिए हमें एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये H/Z से रिप्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास ये देखें, ये एक्चुअली क्या है? एक रेशो है। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये एक रैशनल फंक्शन है। दो फंक्शन का फर्दर ये क्या है? ये डिवीजन है, B/Z ओवर A/Z। अब ये B/Z क्या होगा और A/Z क्या होगा, आगे के पांचों क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे जब आप इस फंक्शन को समझोगे। आगे नीचे डिटेल दी हुई है, न्यूमिनेटर में देखे B/Z था, तो ये है न्यूमरेटर पोलिनोमियल, यानी ये पोलिनोमियल ही हुआ करेगी न्यूमिनेटर में। अब ये बताएगी क्या? ये रिप्रेजेंट करेगी सिस्टम के जीरो को। मैं अभी डिफाइन करता हूं ये सिस्टम जीरो, यानी जीरो ऑफ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और नीचे A/Z है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास सिस्टम का पोल। अब जीरो और पोल की बातें हुआ करेंगी अगले 5 क्वेश्चन में। आए पहले फिर इनको देख लेते हैं कि हमारे पास ये जीरोस क्या होती हैं और पोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीरोस को, ये वाली जीरोस को। The value of z that make B/Z equal to 0 indicating frequency that system block or cancels। देखें, आप एडिट कर रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे होंगे जैसे बाहर से एक लाउड शोर आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसको नहीं ये रिकॉर्ड कर सकती, उसको नहीं ये कैंसिल कर सकती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज होती हैं जो हमारे सिस्टम को बिलो कर देती हैं कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो वाजे आएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये जीरोस। ठीक है, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमारे सिस्टम को ब्लो कर देती है या कैंसिल कर देती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पोल्स को देखेंगे तो ये वो जी की वो वाली वैल्यूज होती हैं जो A/Z को जीरो कर देती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ करेगा कि जहां पोल जीरो हो जाए वो क्या करेंगे, यहां बता रहा है कि विच इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है असरअंदाज करना, सिस्टम स्टेबिलिटी। अब अगर नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा, जिन जी की जौन सी वैल्यूज पे ये जीरो होगा वो ये बताएंगी कि सिस्टम स्टेबल नहीं है उन वैल्यूज पे। ठीक है, और ये सिस्टम का बिहेवियर वहां पे ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा एक और बात बतानी है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन आने हैं। देखें, सिस्टम को स्टेबल करने के लिए उसकी कंडीशंस हैं।
नंबर 1 ये देखें, ये कोई भी पॉलिनोमियल होगी उसमें आप कोई पॉइंट पुट करते हैं, मैं कहता हूँ जी नॉट है, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट ले, एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव आपने करना है। अगर तो ये आ जाए लेस देन 1, ठीक है, तो इसका मतलब है सिस्टम स्टेबल है। ये समझते जाइएगा, अभी ये यूज होना है तो मैं फिर आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। सिस्टम क्या है हमारे पास, स्टेबल है। कब स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की कंडीशन बता रहा हूं कि अगर जी की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी ऐसा रूट जिसमें ये लेस देन 0 आ जाए, तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में मैं कोई जी नॉट पॉइंट पुट कर दूं, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल है। सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर यही इसी पॉलिनोमियल रिग्रेशन में मैं कोई पॉइंट पुट करता हूं तो उसका आंसर इक्वल 0 आ जाता है, तो यहां आप कह सकते हैं कि सिस्टम जो है मार्जिनल स्टेबल है, यानी कुछ हद तक जो है मार्जिनली स्टेबल आप कह सकते हैं। यहां पे क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल, यानी कुछ हद तक स्टेबल है। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है या स्टेबल नहीं रहता। तो ये कंडीशंस हैं। आए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम एज अ ट्रांसफर फंक्शन विद न्यूमरेटर। देखे हमने जो देखा था ये ट्रांसफर फंक्शन, वो था हमारे पास एक्चुअली, ये देखें h इंटू जी इज इक्वल टू बी ऑफ जी ओवर ए इंटू जी। बी ऑफ जी हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर वाली पॉलिनोमियल होती है जो सिस्टम को 0 को रिप्रेजेंट करती है, ओवर ए इंटू जी। ए इंटू जी क्या हमारे पास डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल है और ये सिस्टम के पोल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड जीरोस ऑफ सिस्टम। अब जीरो ऑफ सिस्टम कहां पे पड़ी होती है, अभी मैं बता के आया हूं, जहां ये बी इंटू जी, ठीक है, ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली पॉलिनोमियल, तो ये हमें दी हुई है। तो जीरो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल 0 कर दूंगा, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, जीरो वो वैल्यू होती है जिन पे ये आपका बी ऑफ जी 0 वैल्यू देता है। तो मैं 0 के इक्वल रख के वो जी की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक तरह से। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर देन अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं। कैसे, तो ये जो हमारे पास मीटर में है ना, ये वाली, ये हमारे पास है -1 और इनका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो -2 है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं -2 और +1 में, तो देखें जब -2 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 ही आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ऐड करूंगा -1 ही रहेगा। अब इन दोनों में से अगर मैं देखूंगा तो वो z कॉमन है, बाकी क्या रह गया z -2, और इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन है, बाकी z -2। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो z -2 आया ना वो दोनों में कॉमन है। ये देखें इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इसको एक बार लिख लीजिए, बाकी ये जो z रह जाएगा और ये प्लस का 1 इसका एक फैक्टर बना दीजिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये बाय प्रोडक्ट ला के जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल 0 हो जाता है तो हम उनको क्या देते हैं, या ये वाला 0 है या सेकंड वाला 0 है। यहां से z की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां से z की वैल्यू 1 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो ये रिक्वायर्ड 0 हैं जिन पे हमारा सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाता है, और ये वो वैल्यूज हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, डिजिटल सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन h इंटू जी। अब h इंटू जी जो आ गया ना, ये आपको पता भी अब होना चाहिए कि ये मतलब कौन कौन सी रेशियोज है इसमें पॉलिनोमियल्स की। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो फंक्शन देखा था वो था h इंटू जी इज इक्वल टू b इंटू जी ओवर a इंटू जी। अब अगर हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आती होगी तभी हम डिसाइड कर सकेंगे तो ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमिनेटर में होता है ये हमारे पास जीरोस होती हैं और नीचे वाले a इंटू जी ये पोल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करनी है जीरोस की, तो जीरोस देखें ऊपर न्यूमिनेटर में होती हैं, तो b इंटू जी हम कह देंगे। स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करेंगे, देखें ये ऊपर वाली जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू जी, तो इसका मतलब इसकी ऊपर वाली वैल्यू ये जो पड़ी है ये b इंटू जी होगा। तो यहाँ पे फिर मैं कह सकता हूँ हेयर b इंटू जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 3 जी प्लस 2,
और आपने जीरो निकालनी है, जीरो निकालने के लिए जीरो वो वैल्यू होती है जो इक्वल मतलब वो जीरो बना देती हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करें बी इंटू जी की, वो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 3 जी प्लस 2, फैक्टराइज करते हैं, ये देखिए 2 1 2 बनता है, और 2 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा बीच वाली टर्म 3 भी बन जाएगी, इसलिए मैं ब्रेक कर देता हूँ मिड वाली टर्म 2z में और 1z में। अच्छा पहले दोनों में z कॉमन है तो z प्लस 2 रह जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन कर सकते हैं तो z प्लस 2 दो बार कॉमन है, एक बार लिख देता हूँ, दूसरा फैक्टर z प्लस 1 का आ जाएगा। अच्छा या ये वाला जीरो या ये वाला, क्योंकि प्रोडक्ट है ना दोनों का जीरो, तो यहाँ से जी की वैल्यू -2, यहाँ से जी की वैल्यू -1 आ जाएगी, यही रिक्वायर्ड जीरो है हमारे पास जो उसने मुझसे पूछी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, a signal process system has transfer function, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास h इंटू जी, हमें पता है ये फंक्शन कैसे बनता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है b इंटू जी जो जीरोस होती हैं, और नीचे a इंटू जी जो हमारे पास पोल होते हैं। फाइंड द जीरोस, अब की बार फिर हमने जीरो फाइंड करनी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ऊपर वाले न्यूमिनेटर की, तो इसलिए मैं कह देता हूं जहां पे जो b इंटू जी है, न्यूमिनेटर वाली जहां पे वैल्यू उठाएंगे ना वो जीरोस होती है, वो जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5। और स्टूडेंट देखें अब ये क्वाड्र और इसकी मैं इक्वल जीरो करूंगा, फॉर जीरो जीरो के इक्वल रख दूंगा, तो ये सारी वैल्यू जीरो की इक्वल आ गई। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, वैसे मैंने दोनों से ही करा है, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ पॉइंट खत्म करके बाद में फैक्टराइज कर लूंगा। पॉइंट खत्म 0.5 को हम हाफ भी बोलते हैं 1/2, या दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं पॉइंट खत्म करने के लिए ये बन जाएगा हमारे पास, पॉइंट की जगह 1 लगाएं तो ये 10 बन जाता है, फिर कैंसिल करें 1/2 ही रह जाता है। जैसे मर्जी समझ ले, मैंने 0.5 को 1/2 लिख दिया दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी इधर भी। और अब क्या होगा, ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसी एलसीएम जो 2 बनेगा सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इधर जी स्क्वायर के साथ आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ बाय फैक्टराइजेशन, तो मैं मीटर ब्रेक करता हूँ, 2 1 2 बनेगा माइनस का, तो ये हमारे पास अगर माइनस का मैं 2 रखूँ प्लस का 1 रख दूं, बस ठीक है। इन दोनों में जी कॉमन कर 2z कॉमन कर सकता हूँ तो z -1 आ जाएगा, इधर से +1 तो z-1 दो बार आ गया, एक बार लिख लेता हूँ 2z + 1 एक बार, यहाँ से z-1 = 0 है और यहाँ से 2z + 1 = 0 है। अच्छा ये तो z की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन ये एक स्टेप में समझिएगा 2z पहले =-1 हो जाएगा और अगले स्टेप में ये 2 तरह के डिवाइड हो गया, तो यही मैंने लिखा हुआ -1/2 और यही जीरोस हैं सिस्टम की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, कहता है सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद डिनोमिनेटर a into z, खुद ही उसने दिया, वो डिनोमिनेटर में होता है ना, ये हमारे पास पोल, कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड पोल एंड सिस्टम डिटरमाइन इफ स्टेबल, और हमें ये भी डिटरमाइन करना है सिस्टम स्टेबल है या नहीं, स्टेबिलिटी की कंडीशन हम पढ़ के आ गए हैं। आए सबसे पहले हम देखते हैं पोल्स के लिए, मैंने लिखा हुआ फॉर पोल्स, हेडिंग दी हुई है ना, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने खुद ये टाइप किए हैं, ये आपको एडिटिंग नजर आ रही होगी, मैं चेंज कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए मेहनत करी है, तो आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है। एनीवे अब इसको मैं इसका भी डिनोमिनेटर खत्म कर सकता था, लेकिन ये अब सेम नहीं है, तो वो थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें आपको आंसर ठीक ही मिलेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -0.3 और c की वैल्यू ये वाली है। आगे मैं पुट करता हूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b, ये माइनस फार्मूले की और ये b की अपनी वैल्यू ये पड़ी है प्लस माइनस, यही b का स्क्वायर -4, a हमारा 1 है, c हमारा -0.5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर जब करोगे ना स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो 0.09 वैल्यू देगा। इन दोनों को ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये जो 4 1 4, इसी 4 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1.6 आ जाएगा। दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं 1.69, बाकी सारा कुछ सेम चल रहा है, और ये 2 ये वैल्यू पुट करी थी, और जब 1.69 का अंडर रूट लेंगे ना अपने कैलकुलेटर पे तो वो आएगा 1.3। तो देखें अब ये दो वैल्यू, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, मैं एक पहले प्लस वाली रख लेता हूँ 0.3 प्लस 1.3/2 और इधर 0.3 माइनस 1.3/2, इन दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, इन दोनों को माइनस कर दूं तो -1 ऊपर आ जाना था ओवर 2, इसको फिर मैं डिवाइड करता हूं 0.8 और ये आ जाएगा 0.5, विच आर जीरोस ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के क्या है, ये जो आंसर है जीरोस हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, तो हमने कंडीशन पढ़ी थी जो भी वो जी की वैल्यू आएंगी, मैंने आपको दिखाया था इधर समझाया था कि p इंटू जो z नॉट होंगे, z नॉट ये वैल्यूज हैं एक्चुअली,
यहाँ से हम देख लेते हैं ये जो वैल्यूज आई हैं इनका एब्सोल्यूट हमने देखना है। स्टेबल करने के लिए कंडीशन क्या होती है, उन्हीं का आप ये जो वैल्यूज आई हैं 0.8 और 0.5 एब्सोल्यूट लें। अगर वो लेस देन 1 हो जाए तो ये एब्सोल्यूट हट जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखो ये 0.8 छोटा ही होता है 1 से, और ये माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो 0.5 छोटा ही होता है 1 से। तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है, तो सिस्टम स्टेबल है, हैंड सिस्टम इज स्टेबल। अगर ये ऐसा ना होता ग्रेटर देन 1 तो सिस्टम अनस्टेबल था, अगर इक्वल 1 आ जाता तो फिर मार्जिनली स्टेबल होता है। तो ये हमारे पास सिस्टम स्टेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू a into z। a into z अब क्या होता है, हमने देखा है कि ये हमारे पास b into z over a into z ये फंक्शन होता है h into z, यानी ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये हमारे पास जीरो वाला होता है। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पोल्स। पोल्स की लोकेशन बतानी है स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली पोल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल होता है, ठीक है। अब इसका पोल अगर तो इसके अंदर अंदर रह जाएगा ना, इसके अंदर अंदर कोई भी वैल्यू आ गई 1 से छोटी, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो अगर ये 1 से छोटी छोटी वैल्यू सर्कल के अंदर रहती हैं तो फिर स्टेबल है। ऊपर बाउंड्री के ऊपर आ जाए तो फिर क्या हो जाएंगी, मार्जिनली स्टेबल। लेकिन 1 से ग्रेटर हो तो ये बाहर चला जाएगा तो फिर स्टेबल ही नहीं है। तो ये मैं आपको फिर समझा रहा हूं। और अब हम देखते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। पोल के लिए हम a into z को इक्वल 0 कर देंगे, तो इसका मतलब a into z की वैल्यू थी ये z स्क्वायर प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब इसको हमने सोल्व करना है स्टूडेंट, z की वैल्यूज लेके आनी। अच्छा, उसने लोकेशन तो पूछी हुई है, आल्सो कह रहा है असेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये भी हमने चेक करनी है स्टेबिलिटी भी। एनीवे पहले वो z की वैल्यूज लेके आते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू, ये z का कोफिशिएंट है ना, ये 1.2 है, ये c की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो होता है माइनस b, तो b की वैल्यू माइनस के साथ लिखूंगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, इसी 1.2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a देखिए ये z स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, तो मैंने 1 रूट इसकी वैल्यू कर दी है, और c की वैल्यू प्लस की 0.35 है, तो ये मैंने कर दी है 1 बाकी ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, प्लस माइनस एज इट इज। इसका स्क्वायर करूंगा ना तो ये 1.44 आता है, और इन ये माइनस एज इट इज 4 1 जा 4 ही बनेगा, लेकिन उस 4 को जब 0.35 से मल्टीप्लाई कराओगे स्टूडेंट्स, आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 1.4। अब अंडर रूट के अंदर ये जो डिफरेंस है ये मैं लेता हूँ 1.45 में से माइनस कर देता हूँ 1.4, तो ये आ जाएगा 0.04। बाकी सारी वैल्यूज मैंने वैसे लिख दी। अब ये फिर वैसे आ गई, और अंडर रूट लेंगे जब 0.04 का, तो इसका आंसर आपका कैलकुलेटर देगा 0.2। यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज जी की मिल रही हैं, एक पॉजिटिव के साथ रख लेता हूँ, एक नेगेटिव के साथ। ये माइनस 1.2 में से 0.2 ऐड कर दूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा ओवर 2। इधर माइनस 1.2 में से माइनस 0.2 कर दूंगा तो ये माइनस 1.4 आ जाएगा ओवर 2। जब मैं डिवाइड करवा देता हूँ 0.5 और इसको डिवाइड करवाता हूँ तो ये माइनस 0.7। ये सिस्टम के जीरोस है हमारे पास। लेकिन अब हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो फॉर स्टेबिलिटी मैंने हेडिंग दी हुई है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। वही कंडीशन है कि ये जो आंसर आए आपके पास जी नॉट जी वैल्यूज आई हैं, ये इनका एब्सोल्यूट अगर लेस देन 1 हो गया तो सिस्टम स्टेबल है। तो हम चेक कर लेते हैं। 0.45 थी पहली वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट क्या कर देगा, माइनस को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देता है आपको, और 0.5 ही रहेगा। क्या 0.5 1 से छोटा नहीं होता, छोटा होता है, तो सिस्टम स्टेबल है इस पॉइंट पे। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड वैल्यू आई है हमारे पास वो 0.7 है, उसका एब्सोल्यूट है। तो जब ये आप देखेंगे तो ये 0.7, ये जस्ट ये माइनस को इग्नोर कर देगा, बाकी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इस दोनों वैल्यू पे सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यही मैं लिख दूंगा कि हैंड सिस्टम इज स्टेबल, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी टेस्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।